हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए मॉडल पेपर नंबर 28 लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस 28वें मॉडल पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 28वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन हैं सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 28वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 13 का संबंध है 16 के साथ में, उसी प्रकार से 27 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि 13 का संबंध 16 के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से 13 से यहाँ पर 16 बना है, सेम उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 27 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पता करेंगे कि 13 से यहाँ पर 16 कैसे बना है। तो 13 से यहाँ पर 16 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले 13 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यदि हम 13 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर 1 और 3 मिलकर बन जाएगा 4। अब 4 से 16 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 4 का यहाँ पर किया गया है स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 4 का स्क्वायर होता है 16। और ध्यान से देखिए 16 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 27 के अंदर और 27 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो 13 की तरह ही इस 27 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 2 और 7 मिलकर बन जाएगा 9 और 9 का भी यहाँ पर हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 9 का स्क्वायर होता है 81। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 81। अब हमें देखना है कि संख्या 81 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 81 हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। कैसे, या तो हम इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं किसके अंदर, कॉलम के अंदर है, या फिर हम इस टाइप के प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं रो के अंदर है। अब 90% स्टूडेंट यहाँ पर बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस प्रश्न को रो में सोल्व करें या फिर
कॉलम में। तो मेरे भाई जिस तरफ आपको बड़ी संख्या दिखाई दे, समझना मिसिंग नंबर वाले प्रश्न को आपको 90% बड़ी संख्या की तरफ ही सोल्व करना है। तो यहां पर देखिए बड़ी संख्या हमें दी गई है किसके अंदर, कॉलम के अंदर है। तो इस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे किसके अंदर है, कॉलम के अंदर है। तो यहां पर देखिए एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहां पर देखिए मेरे भाई इतना हमें पता चल गया कि हम इस प्रश्न को किसके अंदर सोल्व करेंगे, कॉलम के अंदर सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर पता करना है कि इस पहले कॉलम के अंदर यहां पर संख्या 64 कैसे आई है। फिर उसी प्रकार से आपको यहां पर पता करना है कि इस दूसरे कॉलम के अंदर यहां पर संख्या 49 कैसे आई है। यानी कि जिस प्रकार से पहले कॉलम के अंदर संख्या 64 और दूसरे कॉलम के अंदर संख्या 49 जिस प्रकार से आई है, सेम उसी प्रकार से फिर हम यहां पर बताएंगे कि इस तीसरे कॉलम में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर पता करना है कि इस पहले कॉलम में संख्या 64 कैसे आई है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए संख्या 64 के जस्ट नीचे हमें दो संख्या दी गई है। पहली संख्या है 20 और दूसरी संख्या है 12। तो इन दोनों संख्याओं को हम आपस में क्या करें कि यहां पर संख्या 64 आ जाए। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यदि हम संख्या 20 में से संख्या 12 को घटा दें तो कितना आएगा। तो मेरे भाई 20 में से 12 को घटाएंगे तो यहां पर संख्या आ जाएगी 8। और ध्यान से देखिए यदि हम इस 8 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो 8 का स्क्वायर होता है कितना, 64। और ध्यान से देखिए 64 यहां पर हमें दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि सेकंड कॉलम के अंदर यहां पर संख्या 49 सेम इसी प्रकार से आई है क्या। तो यहां पर देखिए मेरे भाई 49 के जस्ट नीचे भी हमें दो संख्या दी गई है। पहली संख्या है 24 और दूसरी संख्या है 17। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, इस पहली संख्या में से इस दूसरी संख्या को घटा देंगे, यानी कि 24 में से 17 को घटाएंगे तो मेरे भाई यहां पर संख्या आ जाएगी 7। और यदि हम इस 7 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो 7 का स्क्वायर होता है 49। और ध्यान से देखिए 49 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां पर इस तीसरे कॉलम के अंदर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई करेंगे क्या, इस तीसरे कॉलम के अंदर भी प्रश्न चिन्ह के नीचे में दो संख्या दी गई है। पहली संख्या है 8 और दूसरी संख्या है 4। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, इस पहली संख्या में से इस दूसरी संख्या को घटा देंगे। तो यहां पर देखिए 8 में से यदि हम 4 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और यहां पर सभी का स्क्वायर किया गया है तो इस 4 का भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 4 का स्क्वायर होता है 16। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 16। अब हमें देखना है कि संख्या 16 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 16 में दी गई है ऑप्शन एक के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई इस प्रश्न को थोड़ा सा समझाने में टाइम लगा है, लेकिन अब जब भी आपको एग्जाम के अंदर मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक ही पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। दिए गए पासे में अक्षर डी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने डाइस से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि अक्षर डी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। यहाँ पर देखिए हमारे सामने 2 डाइस दिए गए हैं, ये है पहला डाइस और ये है दूसरा डाइस। अब हमें क्या करना है, इन दोनों डाइस के अंदर कॉमन लेटर देखना है। जैसे यहाँ पर देखिए पहले डाइस के अंदर यहाँ पर बी है, इसी प्रकार से दूसरे डाइस के अंदर यहाँ पर बी है, यानी कि बी लेटर क्या हो जाएगा,
कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कॉमन देखने के बाद में क्या है, प्रत्येक डाइस के अंदर आपको चलना है क्लॉकवाइज। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई पहला डाइस है, उसके बाद में देखिए ये हो जाएगा दूसरा डाइस है। कॉमन क्या मिला, तो मेरे भाई कॉमन हमें मिला बी, तो यहाँ पर दोनों के अंदर लिख देंगे बी। अब यहाँ पर हम चलेंगे सबसे पहले डाइस के अंदर क्लॉकवाइज। तो देखिए मेरे भाई बी के बाद में क्या है, सी है, तो यहाँ पर हम पहले डाइस के अंदर बी के बाद में क्या लिखेंगे, सी। उसके बाद में देखिए सी के बाद में क्या है, डी, तो यहाँ पर हम सी के बाद में लिखेंगे क्या, डी। ठीक है, इसी प्रकार से हम सेकेंड डाइस के अंदर चलेंगे, तो कॉमन है बी, बी के बाद में क्या है, ई, तो मेरे भाई यहाँ पर हम बी के बाद में क्या लिखेंगे, ई। उसके बाद में देखिए ई के बाद में क्या है, ए, तो मेरे भाई यहाँ पर हम ई के बाद में लिखेंगे ए। अब यहाँ पर देखिए ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। हमसे पूछा गया है अक्षर डी के विपरीत, तो मेरे भाई अक्षर डी के विपरीत हो जाएगा अक्षर ए। अब हमें देखना है कि अक्षर ए किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है अक्षर ए हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर डाइस से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए मेरे भाई। सबसे पहले आपको इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। इस तरह से आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इन 25,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। तो बिना देरी के इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 50 का संबंध है 65 के साथ में, उसी प्रकार से 101 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर पता करना है कि 50 का संबंध 65 के साथ में कैसे है। फिर उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 101 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 90% स्टूडेंट यहाँ पर बोलेंगे कि सर 50 से यहाँ पर 65 बन जाएगा कैसे। यदि हम इस 50 के अंदर क्या कर दें, +15 कर दें तो 50 और 15 मिलकर बन जाएगा 65। इसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, 101 के अंदर भी +15 कर देंगे तो 101 और 15 मिलकर बन जाएगा 116। अब हमें देखना है कि 116 किसी ऑप्शन में है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, किसी भी ऑप्शन के अंदर हमें 116 नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न को हम इस लॉजिक के आधार पर सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो मेरे भाई यदि एक प्रश्न के अंदर एक लॉजिक काम ना करे तो आपको क्या करना है, दूसरा लॉजिक लगाना है। तो
तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हमें संख्या दी गई है 50। 50 को हम लिख सकते हैं कैसे, तो मेरे भाई 50 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 7 का स्क्वायर होता है 49। 49 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो यहाँ पर 49 और 1 मिलकर बन जाएगा 50। अब इसी प्रकार से आप यहाँ पर आगे देखिए, 50 के बाद में दिया गया है 65। तो मेरे भाई 65 को हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर ध्यान से देखिए 65 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 8 का स्क्वायर होता है 64। 64 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो 64 और 1 मिलकर बन जाएगा 65। ठीक है, अब इसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर आगे देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिया गया है 101। तो मेरे भाई 101 को हम लिख सकते हैं क्या, तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 101 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 10 का स्क्वायर होता है 100। 100 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो 100 और 1 मिलकर बन जाएगा 101। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने से पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 50 और 65 लिखा गया है कैसे, यानी कि 50 लिखा गया है 7 का स्क्वायर प्लस 1 और 65 लिखा गया है 8 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 7 से जस्ट अगली संख्या आती है 8। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 101 को लिखा गया है 10 का स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर हम देखिए प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर देंगे, 10 से अगली संख्या का स्क्वायर। तो 10 से अगली संख्या क्या होती है, तो मेरे भाई 10 से अगली संख्या होती है 11। तो यहाँ पर हम कर देंगे 11 का स्क्वायर, सभी के अंदर प्लस 1 किया गया है तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे। तो ध्यान से देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 11 का स्क्वायर होता है 121 और 121 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो 121 और 1 मिलकर बन जाएगा 122, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 122। अब हमें देखना है कि संख्या 122 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 122 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक विशिष्ट कूट भाषा में BUG को 27 और PAN को 28 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में TAN को क्या लिखा जाएगा। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि BUG को यहाँ पर 27 कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि PAN को यहाँ पर 28 कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि TAN को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई आपको यदि एक बात याद हो तो मैंने आपको काफी बार बताया कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए और आपको अल्फाबेट लेटर से संख्या ज्ञात करनी हो तो आपको क्या करना है, आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए जाएं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। जैसे यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर पता करना है कि BUG से यहाँ पर 27 कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो ध्यान से देखिए पहला लेटर है B आता है कितने नंबर पर, 2 नंबर पर है। B के बाद में क्या है U आता है कितने नंबर पर, 21 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है G कितने नंबर पर आता है, तो मेरे भाई G आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 7 नंबर पर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को आपस में एक बार जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 और 21 हो जाएगा 23, 23 और 7 मिलकर बन जाएगा 30। और मेरे भाई यहाँ पर लिखा गया है कितना, 27। तो 30 से 27 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर हमें अल्फाबेट लेटर कितने दिए गए हैं, 3। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इस 30 में से यदि 3 को घटा देंगे तो यहाँ पर संख्या बन जाएगी 27। और ध्यान से देखिए 27 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि PAN को 28 से हम इसी प्रकार से
लिखा गया है क्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, पहला लेटर है पी। पी आता है कितने नंबर पर, 16 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है, ए आता है 1 नंबर पर है। ए के बाद में है एन, एन आता है 14 नंबर पर है। अब यहां पर भी हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए, 16 और 1 मिलकर बन जाएगा 17, 17 और 14 मिलकर बन जाएगा 31। अब मेरे भाई 31 से 28 बनेगा कैसे, तो ध्यान से देखिए, यहां पर भी हमें अल्फाबेट लेटर की संख्या दी गई है 3। तो यहां पर भी हम क्या कर देंगे, इस 31 में से 3 को कम कर देंगे। तो मेरे भाई 31 में से 3 को कम कर देंगे तो यहां पर कितना बचेगा, 28। और ध्यान से देखिए 28 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां पर आप आसानी से बता दोगे कि TAN को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, पहला लेटर है टी। टी आता है कितने नंबर पर, 20 नंबर पर है। टी के बाद में क्या है, ए आता है कितने नंबर पर, 1 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है, एन, एन आता है कितने नंबर पर, 14 नंबर पर है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहां पर देखिए 20 और 1 मिलकर बन जाएगा 21, 21 और 14 मिलकर बन जाएगा 35। और मेरे भाई यहां पर देखिए, यहां पर भी हमें अल्फाबेट लेटर की संख्या दी गई है 3। तो यहां पर हम 35 में से क्या कर देंगे, 3 को घटा देंगे। तो 35 में से 3 को घटा देंगे तो यहां पर बच जाएगा 32, यानी कि TAN को लिखा जाएगा 32। अब हमें देखना है कि 32 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर 32 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन सी है ओडिशा राज्य में, और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल राज्य में। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए वर्ष 1911 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1924 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1921 में, और ऑप्शन डी है वर्ष 1942 में। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी वर्ष 1911 में। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बरौनी तेल शोधन कारखाना भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी है गुजरात राज्य में, और ऑप्शन डी है बिहार राज्य में। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि बरौनी तेल शोधन कारखाना भारत के बिहार राज्य में स्थित है। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे उत्तम मिट्टी है
काली मिट्टी। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। दाब बढ़ने पर द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चाहे तो आप इस प्रश्न पर स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि दाब बढ़ने पर द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि दाब बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। हल्दिया तेल शोधक कारखाना भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी है गुजरात राज्य में, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल राज्य में और ऑप्शन डी है असम राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि हल्दिया तेल शोधक कारखाना भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त को, ऑप्शन बी है स्कंदगुप्त को, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय को और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त प्रथम को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की गई थी। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से शिक्षा किस सूची का विषय है? ऑप्शन ए संघ सूची का, ऑप्शन बी है समवर्ती सूची का, ऑप्शन सी है राज्य सूची का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से पटाखा किस देश की मुद्रा है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पटाखा किस देश की मुद्रा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि पटाखा मकाऊ देश की मुद्रा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि मकाऊ देश की मुद्रा का नाम है पटाखा। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। श्रीलंका में घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि श्रीलंका में घास के मैदानों को पटाना नाम से जाना जाता है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। वर्तमान में जर्मनी देश की मुद्रा क्या है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जर्मनी देश की मुद्रा का नाम है क्या है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि वर्तमान में जर्मनी देश की मुद्रा का नाम है यूरो। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। यूएनओ में भारत की ओर से प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी है अमृता पटेल, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट और ऑप्शन डी है अन्ना जॉर्ज। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि यूएनओ में भारत की ओर से प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कोशिका का विभाजन कुल कितने प्रकार से होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कोशिका का विभाजन कुल 3 प्रकार से होता है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए मेरे भाई। यहाँ पर देखिए इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के। और इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इन 25,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले दी थी चार्ल्स मैसन ने। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए
और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही होते हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।